हेलो दोस्तों, मैं शुभम तिवारी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सब्जेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए हम इसको प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखते हुए हम पहले उसके सिलेबस को देखेंगे, देन उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, देन जब हम मेंस के टॉपिक्स पर आएंगे तो मेंस के सिलेबस एंड देन क्वेश्चंस को देखेंगे कि 19, 20 एंड 21 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं किसी एक क्वेश्चन को वहां से उठाकर आपको डिस्कस भी करूंगा आपके साथ कि पर्टिकुलर किस तरीके से आपको आंसर करने हैं। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम इस चीजों पर आगे बढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे दी सीजीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि आपका पेपर 1 है। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स को देखेंगे तो सीजीपीएससी प्री या प्रीलिम्स की बात जब करेंगे तो वहां पर आपको दो पेपर दिखाई देंगे। फर्स्ट पेपर इज अ जीएस पेपर, सेकंड पेपर इज अ पर्टिकुलर सीसेट 1। तो जब आप जीएस पेपर की बात करते हैं तो जीएस पेपर इज ऑल अबाउट इज अ जीएस, जिसपे आपका एक बहुत बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ का होगा और अदर पार्ट इज अ इंडियन जीएस। तो इंडियन जीएस में एक बहुत बड़ा वेटेज आपको दिखाई देता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, विच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी। ये हमेशा से पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहां पर एक अच्छे लेवल पर पूछे जा रहे हैं। यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि पर्टिकुलर कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो केवल यही लिखा हुआ है प्रीलिम्स में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। केवल यही लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि सीबीएसई प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और वो पर्टिकुलर हमें पता चलेगा अकॉर्डिंग टू सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर्स कि आप 2021 के पेपर्स उठाइए, 2022 के पेपर्स उठाइए, 20 के उठाइए, 2020 के उठाइए, 2019 के उठाइए और एनालाइज करके देखिए, तो आपको पता चल पाएगा कि पर्टिकुलर किस पार्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम एवरेज में निकाल कर देखें तो इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस 15 प्लस पूछे जा रहे हैं। यस, तो 15 प्लस क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा वेटेज तय कर रहा है पर्टिकुलर आपके एग्जाम का, कि अगर आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में इसका वेटेज तो है ही, मेंस में भी इसका वेटेज दिखाई देता है। ठीक है, मेंस में अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतना वेटेज नहीं है, बट है। और ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में बोनस देकर जाते हैं इन मेंस, कि बच्चे डरते हैं कई सब्जेक्ट से, और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बोनस मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा इन चीजों को, या हम क्लास में पढ़ेंगे, तो हम किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले होंगे, किस पर्टिकुलर टॉपिक को कहां डिस्कस करने वाले होंगे, हम इसके अकॉर्डिंग यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, जब हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे इंडिया के हिस्ट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठती है। यस, अबाउट नेहरू रिपोर्ट, अबाउट लाहौर सेशन, हम सारी चीजों पर बात करेंगे। एमएन रॉय, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशंस, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और उससे पहले हम पर्टिकुलर कंपनी रूल्स, क्राउन रूल, इन पर बात करेंगे, जिसपे पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रही है द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द 1773 टू 1950। फ्रॉम 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान देयर आर फॉर्म टू डोमिनियंस, दो डोमिनियन बनते हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान, थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उस पर डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कनेक्ट करेंगे विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ये आपको करना भी पड़ेगा,
क्योंकि मेंस में पूछे जा रहे हैं व्हाट इज कैबिनेट बेंच प्लान, व्हाट इज डोमिनियन। तो जब आप इन सारी चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उन आंसर्स को भी बेटर वे में कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, आप इसे रट नहीं सकते। यस, देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंसान के कुछ फीचर्स होते हैं, किसी ना किसी चीज के फीचर्स होती हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर है, लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, पर्टिकुलर, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, इट्स अ रिजिड वन, एंड द फ्लेक्सिबल टू, ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसे अमेंड करना टफ होता है इज अ रिजिड पार्ट, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसे अमेंड करना आसान होता है, दैट इज वन द फ्लेक्सिबल वन। कि यहां पर हम अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को समझेंगे, दिस इज अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। यस, देन जब हम फीचर्स पर आएंगे और फीचर्स में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही फीचर दिखाई देते हैं, इज द फेडरल वन एंड द यूनिटरी, फेडरल एंड यूनिटरी। तो जब हम फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको डिस्कस करते समय हम दो टॉपिक्स पर आ जाएंगे, विच इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि आपके मेंस में भी पूछा गया है, ये तो प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, बट मेंस में भी पूछा जा रहा है, कि मेंस में भी ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर आप एग्जांपल ले लो यूएस, तो यूएस इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, वहां प्रेसिडेंट हेड है और वो पर्टिकुलर इनडायरेक्ट वे में पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आ रहे हैं। और हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पहले लोग पार्लियामेंट में चुनकर आते हैं, लाइक मोदी जी। मोदी जी पहले पार्लियामेंट में आए, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये भी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कशन किसके साथ होगा, द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम फीचर्स की बात करेंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये आपको करना भी पड़ेगा अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा लो, आप सीएमओ के क्वेश्चन उठा लो, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, तो ये सारे पर्टिकुलर सीजीपीएससी के इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस, देन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पर बात कर लेंगे तो हम डिस्कस करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रीएम्बल में ऐसी कौन कौन सी चीजें जिस पर बात करेंगे, जैसे अभी बहुत इश्यूज चल रही थी अबाउट द सेकुलरिज्म, द सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब प्रीएम्बल पे आप बात करते हो कि हमने यूएस से लिया ये लाइन, तो इन सारे चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं भी है। अगर 1960 के बेरुबरी केस पर बात करें तो पर्टिकुलर वो कहते हैं कि नो प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट अमेंड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट in the Kesavanan Bharati case in 1973, Supreme Court held that the preamble is an integral part of the Indian Constitution, and so Parliament has a right to amend anything, including the preamble of the Indian Constitution. तो 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रीएम्बल को डिफाइन किया जाता है कि यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ। यस, इस पर बात करेंगे कि कैसे प्रीएम्बल को इसके थ्रू हम डिफाइन कर पाएंगे। एक बेरुबारी केस, दूसरा केशवानंद भारती, जिसको आपने सुना होगा कि केशवानंद भारती केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हिस्ट्री में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन पॉलिटी के। यस, कि अगर आप केशवानंद भारती केस को नहीं जानते हैं तो आप
कुछ नहीं जानते हैं, कुछ ऐसी बात हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि केशवानंद भारती केस आपको बताएगा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम आगे बात करेंगे। फिर जब हम प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर लेंगे तो हम आएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 पर कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को डिवाइड करें तो पर्टिकुलर पार्ट्स में दिखाई देगा कि पार्ट्स फॉर्म 1 to 20। यस, यहां पर इस 22 पार्ट्स में हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर आप इस साल के क्वेश्चन पेपर को उठा लो जो अभी आपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स दिया है इन द फैब, तो आपको दिखाई देगा फ्रॉम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 से एक क्वेश्चन जिस पर पूछा गया कि हमने वहां पर बोला गया कि 111 एरिया हमने बांग्लादेश को दे दिए एंड 51 हमने बांग्लादेश को दे दिए एंड 111 हमने बांग्लादेश से ले लिए। उन्होंने ये पूछा बट वो गलत पूछा, मतलब गलत इन द सेंस आपसे वो करेक्ट करने को कह रहा था। अब उसे करेक्ट करना था कि हमने बांग्लादेश को कितने एरिया दिए, बांग्लादेश से कितने एरिया लिए, और ये सारी चीजें हम कहां पर डिस्कस करते हैं? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को समझना होगा तो सबसे पहले आपको स्टेट को समझना पड़ेगा। द व्हाट इज द स्टेट। स्टेट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि स्टेट पर्टिकुलर बनता है, सबसे पहले एक टेरिटरी होनी चाहिए आपके पास, द एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे पहले एक ज्योग्राफिकल एरिया होनी चाहिए आपके पास। स्टेट मींस यहां पर कंट्री समझिए, बस हम समझेंगे। और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे हों, द पीपल्स, द सिटीजन्स, लोग रह रहे हों, पॉपुलेशंस। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? द पॉपुलेशंस, राइट। अब ये पॉपुलेशन, ये लोग खुद को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट चूज करेंगे विच इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो खुद को ही रन करने के लिए एक गवर्नमेंट चूज करेंगे और गवर्नमेंट को कुछ पावर देंगे विच इज द सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये जो सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये मिलकर बनाती हैं स्टेट। और आप अगर अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 डिफाइन करता है द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडिया। तो पार्ट 1 द यूनियन टेरिटरीज, ये बात कर रहा है, यूनियन एंड टेरिटरीज बात कर रहा है द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। फिर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सेकंड 1 द सिटीजनशिप, और यहां स्टेट में भी देखिए सेकंड कौन था? द पॉपुलेशन। लोग होने जरूरी हैं किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को बनाने के लिए पहला ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी है। इसलिए हमने पढ़ लिया यूनियन एंड टेरिटरीज इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमें पता है कि स्टेट दूसरा पॉपुलेशन के बिना बनेगा नहीं, तो हमने डिफाइन किया जो लोग रहे उनको नागरिकता देते हैं, द सिटीजनशिप, द पार्ट 2। यहां पर हमने डिफाइन किया कि अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी सिटीजनशिप को क्या होगी, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा हो तो क्या होगी। क्यों? डिवाइड हुए ना हम आफ्टर द जून प्लान, 3 जून 1947, द माउंटबेटन प्लान। द माउंटबेटन प्लान के थ्रू जब इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डोमिनियंस बनते हैं, डिवाइड होते हैं, तो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनते हैं। तो पर्टिकुलर यहां पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर सिटीजनशिप कैसी मिलनी चाहिए, किसको। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दोगे? ये सारी चीज डिफाइन की गई सिटीजनशिप में। यस।
फिर जब हम सिटीजनशिप की बात कर लेंगे तो फिर हम आएंगे राइट्स के ऊपर, द फंडामेंटल राइट्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां से आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आने तो पक्के हैं। इस तरीके की हालत होती है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट कुछ ऐसा पार्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए जहां से क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट पक्का ही होता है। तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ नहीं सकते कि पहले आपने लोगों की सबसे पहले आपने ज्योग्राफिकल एरिया की बात की, फिर पॉपुलेशन, सिटीजनशिप की बात की, फिर आप बात करें राइट्स। लोग रहेंगे तो उनको राइट्स भी तो मिलनी चाहिए ना। विदाउट राइट्स कैसे काम चलेगा? तो फंडामेंटल राइट्स। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में जब हम आएंगे आर्टिकल 13 में, देखिए फंडामेंटल राइट की जब आप बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम डिस्कस करेंगे, विच इज अ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। जब हम यहां पार्ट 12 से पार्ट 35 तक, सॉरी आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे दी आर्टिकल 13। और जब हम आर्टिकल 13 को डिस्कस करने वाले होंगे तो आर्टिकल 13 के साथ डिस्कस करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके मेंस में तो पूछा ही गया है, इवन प्रीलिम्स में भी इसका बहुत बड़ा वेटेज है। बेसिक स्ट्रक्चर हम आएंगे, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे बना, कैसे केशवानंद भारती केस के थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया हमारे सामने। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे तो लोगों के पास राइट्स के साथ साथ क्या होनी चाहिए? ड्यूटीज भी तो होनी चाहिए। कि आपके पापा जी ने आपको बोला कि जाओ बेटा पढ़ लो, हम पैसे दे रहे हैं तुमको, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी बातों का ध्यान रखें, आप आकर पढ़ाई करें। अगर उन्होंने आपको फंड दिया है, अगर उन्होंने आपको राइट दिया है कि जाओ बेटा घर से दूर जाओ और पढ़ाई कर लो, तो वहां पर आपको पढ़ना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। वैसे ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिए तो हमें ड्यूटीज भी तो चाहिए थी, इसीलिए ड्यूटीज भी चाहिए थी, तो हमें मिला गया, हमें क्या मिला? द फंडामेंटल ड्यूटीज। यस, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज मिली कि लोगों के राइट के साथ साथ क्या होनी चाहिए? ड्यूटीज। बट दिक्कत ये थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी इन 1976 में, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया इन पार्ट 4A, राइट। और एक आर्टिकल जोड़ा गया इसके लिए 51A, जिस पर डिफाइन किया गया था ड्यूटीज। क्योंकि सरकार का मानना उस समय था कि अगर लोगों के पास राइट्स होने चाहिए तो लोगों की ड्यूटीज भी बननी चाहिए अपनी कंट्री के प्रति। यस, अब आपको राइट दे दी गई, आपको ड्यूटी भी हो गई, तो सरकार का भी तो कोई ड्यूटी बनता है कि नहीं कि वो आपके लिए कुछ करे। तो इसलिए बनाया गया द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यह दिया गया स्टेट को कि स्टेट के पास जब जब रिसोर्सेस होगा, जब जब फंड होगा, तो वो कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करेगी फॉर द सिटीजंस। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट हमें मिला अगेंस्ट स्टेट, और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिला स्टेट को, पर्टिकुलर किसके लिए? लोगों को काम करने के लिए। कि अब जिस भी इलेक्शन में देख लो, इलेक्शन में जब कोई भी पार्टी खड़ी होती है और वो मैनिफेस्टो जारी करती है, उस मैनिफेस्टो को कभी पढ़कर देखना और पढ़ने के बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ लेना, ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगी चीजें, क्योंकि वो वही चीज इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे होंगे जो चीज ऑलरेडी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखकर रखा हुआ है, राइट। फिर हम आएंगे अपने पार्ट 5 में, और पार्ट 5 डिफाइन करता है द यूनियन, जिस पर हम बात करेंगे सबसे पहले द एग्जीक्यूटिव, फिर बात करेंगे द लेजिस्लेचर, फिर बात करेंगे द जुडिशरी,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सेम यही चीज हम पार्ट 6 के साथ भी बात करेंगे। द यूनियन का मतलब हो गया, समझ लो, सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेचर पर, जिस पर हम बात करेंगे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ पीपल्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट? लोकसभा एंड राज्यसभा, वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। और जब हम जुडिशरी की बात करेंगे द यूनियन के अकॉर्डिंग, तो हम बात करेंगे द सुप्रीम कोर्ट। और जब हम पार्ट 6 पे बात करेंगे द पार्ट 6 ऑफ द स्टेट, तो हम बात करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में देख लो, विधानसभा, गवर्नर, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सीएम, इन सारी चीजों की बात स्टेट में होगी। पर द यूनियन और स्टेट के साथ मैं जुडिशरी, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं जुडिशरी को एक डिफरेंट पॉइंट पर क्रिएट करता हूं, ताकि जुडिशरी की सारी चीजें एक साथ लिंक हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, नीचे के ये सबसे ऊपर दिखाई देगा इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स बॉडी। देन सेकंड दिखाई देगी द हाई कोर्ट, जो स्टेट पे किसी स्टेट में हाईएस्ट बॉडी है द कोर्ट को लेकर। और उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट दिखाई देंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, वो हम पढ़ेंगे जुडिशरी में। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। जब हम आर्टिकल 32 पर बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वॉयलेट करता है, एनीवन, तो यू हैव अ पावर कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। यस, तो हम जुडिशरी की बात करेंगे। और जब हम जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी के साथ साथ बात करेंगे द ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स पे बात करेंगे, जिस पर हम बात करेंगे द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हम डिस्कस करेंगे अबाउट अदर ट्रिब्यूनल्स। और ये सारी चीजें अगर आप जाकर देखो तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में आर्टिकल 323A एंड B में दिखाई देगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा जुडिशरी जैसा वर्क है, द ट्रिब्यूनल्स, द क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसलिए जब हम जुडिशरी पढ़ते हैं तो साथ में ही हम क्या पढ़ लेते हैं, द ट्रिब्यूनल्स। फिर हम आएंगे द यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, जिस पर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली, पुडुचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड ऑन। हम यहां पर डिस्कस करेंगे गोवा के बारे में भी, क्योंकि जब गोवा बना था तो वो यूनियन टेरिटरी था एंड बाद में वो स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और यूनियन टेरिटरीज पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 239। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, खास करके CGPSC के बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बात करता है द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स डिफाइन किए गए हैं, देयर आर 12 शेड्यूल्स, और उसमें से 5th एंड 6th शेड्यूल्स बात करता है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। कि जैसे अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ 5th शेड्यूल, इसीलिए हमें हमारे यहां ट्राइब्स अधिक हैं, इसलिए हमें बहुत सारे राइट्स मिली हुई हैं। फिर हम आएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, जिस पर हम बात करेंगे द पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस पर सेंटर स्टेट रिलेशंस को समझने के टाइम पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव, हम पर्टिकुलर, इन सारे रिलेशंस की बात करेंगे, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच। फिर हम आ जाएंगे द इमरजेंसी प्रोविजंस, द पार्ट 18, जिस पर हम बात करेंगे आर्टिकल 352, 356 एंड 360 एंड सो ऑन। इमरजेंसी प्रोविजन। फिर हम बात करेंगे दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इलेक्शन कमीशंस एंड सो ऑन। इस तरह के जितनी भी बॉडीज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज
जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है, स्टैट्यूटरी बॉडीज जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है बट कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हमने उन्हें बनाया हुआ है, हम ऐसी बॉडीज पर बात करेंगे। फिर हम आएंगे पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर बात करेंगे द इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, इलेक्शन पार्टीज, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा द आम आदमी पार्टी, राइट, नेशनल पार्टी बनी। तो जब हम इलेक्शन वाले पार्ट को पढ़ेंगे तब इस चीजों को देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का पावर कैसे मिलता है, दर्जा कैसे मिलता है। फिर लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस, इस पे हम जो चीजें बच गई होंगी उन चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें जो होंगी वो लास्ट में हम सारे टॉपिक्स में कवर करेंगे। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो। यस, और प्रीलिम्स के बाद अगर आप प्रीलिम्स के बाद देखोगे तो ये सारे प्रीलिम्स में देखोगे तो सारे टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर जो है मेंस के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि मेंस के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई। तो अगर मेंस के को देखोगे द जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज 1, जिसमें आप देखो हमारे मेंस के पेपर में अगर आप देखोगे तो उस पर डिवाइड किया गया है द पार्ट 1, 2 एंड 3। अगर पार्ट 1 एंड 3 को देखोगे तो ये 75 मार्क्स के होते हैं और पार्ट 2 को देखोगे तो ये 50 मार्क्स का होता है। अब बच्चों को कई बार लगता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम द पार्ट 2 और केवल ये 50 मार्क्स का है। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो तो जब आप इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स इसका बहुत बड़ा वेटेज है, और जब आप इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो उस समय आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चालू करो, ताकि ये 50 मार्क्स जो पार्ट 2 से आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब एड वाले पार्ट से आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपको अलग से टाइम ना देना पड़े। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन पॉलिटी को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसी समय आपको इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहना चाहिए। द इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पर आप दोनों ही टॉपिक को एक साथ कंप्लीट कर लोगे और मेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, जिसको लेकर आपको फिर टेंशन नहीं होगी एग्जाम के टाइम पर कि जब आपने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स देकर मेंस का टाइम आ रहा है तो फिर आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े थे। पेपर 7, पेपर 6, इस तरह के पेपर्स को, इस तरह के सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स के साथ ही साथ मेंस के अकॉर्डिंग भी बेटर तरीके से कर लो। क्योंकि अगर अभी आप सिलेबस देखोगे, मेंस में जो सिलेबस डिफाइन किया गया है हमारे पर्टिकुलर मेंस के सिलेबस में, उसमें सबसे पहले हेडिंग बनाया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अभी अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था, उसमें भी हमने यही चीजों को देखा था। अब वहां पर भी लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यस, वो चीज वहां भी पढ़नी है, यहां भी पढ़नी है। वहां हमने देखा था द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो यहां भी है, यहां भी है। हमने वहां देखा था द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां भी है। हमने वहां पर बात की है द प्रीएम्बल, वहां भी है, यहां भी है। तो ये सारी चीजें जो पर्टिकुलर हमने वहां पर देखी वो चीज आपको यहां भी दिखाई दे रही है। तो क्यों ना प्रीलिम्स के समय ही ऐसे पढ़ लो कि मेंस के टॉपिक्स भी अपने आप कंप्लीट हो जाएं। वहां पर फंडामेंटल राइट का एक बहुत बड़ा वेटेज है इन प्रीलिम्स, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज यहां भी है। द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, वहां भी है। ड्यूटीज, पार्ट 4A, वहां भी है।
तो क्यों ना इसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि प्रीलिम्स के साथ साथ हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें क्लियर हो पाए। फिर यहां पर देखो द यूनियन, पार्ट 5 जहां पर हमने बात की, जहां पर बोला गया द यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यस, यहां पर इन सारी चीजों पर बात किया जा रहा है एंड द जुडिशरी, एंड बात की जा रही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम फंडामेंटल राइट के साथ पढ़ते हैं, द आर्टिकल 32। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें यहां पर कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो स्टेट का लॉ सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ अ कंट्री। और अगर इसे स्टेट के नाम, स्टेट के लिए देखें, अगर छत्तीसगढ़ या किसी भी स्टेट के लिए देख लें तो यहां पर ये एडवोकेट जनरल के नाम पर जाना जाता है, अटॉर्नी जनरल। तो कुछ नहीं, आर्टिकल 75 में 89 प्लस कर दो, 165 ये बात कर लेगा एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल में 89 प्लस करो, 165 आया, इज द एडवोकेट जनरल जो स्टेट का लॉ ऑफिसर होगा। फिर हम स्टेट के एग्जीक्यूटिव बात करेंगे, लेजिस्लेचर पर बात करना होगा, जुडिशरी पर मेंस के सिलेबस में, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है। और वही मैंने बात किया, जो अटॉर्नी जनरल काम यहां पर कर रहा है, जो एडवाइस वगैरह देने का काम यहां पर अटॉर्नी जनरल करेगा, वही काम एडवोकेट जनरल करेगा स्टेट में, इसलिए स्टेट डिफाइन हो रही है यहां पर आर्टिकल 76 बोला जा रहा है, तो यहां पर आर्टिकल 165। कुछ रूल्स हैं आपको आर्टिकल याद रखने के, हम क्लास पे इसको डिस्कस करेंगे। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस, वहां भी हमने बात किया था, पार्ट 11 पार्ट 12, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। अगर मैं पार्ट 11 को देखूं तो पार्ट 11 बात करता है द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। और पार्ट 12 करता है द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे चल रही हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। फिर बोला जा रहा है दी ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्ट 14, जिस पर आप IAS, IPS, IFS इन सारी चीजों पर बात करते हो। दी ऑल इंडिया सर्विसेज, जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो हम इसको स्टेट के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। स्टेट सर्विसेज में जैसे आप CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिप्टी कलेक्टर, DSPs ये स्टेट सर्विसेज के पोस्ट हैं। हम इस पर ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ साथ स्टेट सर्विसेज पे बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, यहाँ मेंस का सिलेबस है, डिफाइन किया हुआ है कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशंस पढ़ना है यूनियन एंड स्टेट के। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये UPSC और यहाँ पर है CGPSC। यस, फिर हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, जो मैंने अभी डिफाइन किया था प्रीलिम्स में, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो मैंने बात किया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और फीचर्स पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फीचर्स के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं, पार्ट 3 का 13 आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 13, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रिलेट करके आपको लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी को पढ़ना होगा। नाम डेफिनेटली वो छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं और यहां पर आपको पढ़ना क्या है, स्टेट, द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आपको रिलेट करना है विद द छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, छत्तीसगढ़ में स्पीकर है, छत्तीसगढ़ में गवर्नर है, इस सारी चीजों को आपको डिफाइन करना है, पार्ट 6 को रिलेट करना है विद दी छत्तीसगढ़, राइट। तो ये सारे सिलेबस पर बात हो गई। अब थोड़े क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम 19, 2020 एंड 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, इसमें 19, 20, 21, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2019 के क्वेश्चंस को देखोगे तो 30 वर्ड्स में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वॉइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल।
अब ये टॉपिक कब पढ़ना होता है? ये टॉपिक पढ़ना होता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम। हाँ, वीडियो में सब कुछ डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कि वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल को हम जब डिस्कस करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो आपने सिलेबस में देखा था पहला पॉइंट, फ्रॉम दी 1773 टू 1950 द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात अगर करें फ्रॉम दी 1773 टू 1950, तो हम वहां पर डिफाइन करते हैं व्हाट इज वाइसरॉय एंड व्हाट इज द गवर्नर जनरल। ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, और 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन। फिर वो पूछ रहे हैं द मीनिंग ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, द रियल एंड नॉमिनल। नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। यस, हम उस पर बात करेंगे कि भारत में कौन है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, कौन है रियल एग्जीक्यूटिव। अगर आप यूएस चले जाओ तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल हेड है यूएस का, और गवर्नमेंट की पावर भी उसी के हाथ में है। मतलब स्टेट का हेड भी वही है और गवर्नमेंट का हेड भी वही है। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो गवर्नमेंट का हेड है इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड स्टेट का जो हेड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल हेड कौन हो गया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम उसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन 2 मार्क्स। फिर यहां पर बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जब आप इमरजेंसी पढ़ोगे तो हम इसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट। यस, फिर 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए। हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर पब एड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर क्लैरिफाई द फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अभी मैंने बताया कि अटॉर्नी जनरल पर्टिकुलर आर्टिकल 76 में बताया गया, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ये स्टेट के ये कंट्री के या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में किसी भी कोर्ट में जा सकता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल। कि अगर सरकार की कोई इश्यू चल रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बिहाफ में प्रेजेंट होगा। अगर पार्लियामेंट में कोई बात रखनी है तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, आर्टिकल 165। ये सारी चीजें जो 60 वर्ड्स में पूछा गया है। फिर बोला जा रहा है डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट का पावर है भैया कि किसी चीज पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है वो, हाँ या ना। और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पर्टिकुलर वो किसी भी चीज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बता सकता है कि वो सही है या नहीं। कि जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कर दिया, 0। और यही पावर ही सुप्रीम कोर्ट का क्या है? द जुडिशियल रिव्यू। यस। फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 125 वर्ड्स में लिखने हैं आपको, ये 100 वर्ड्स में लिखने थे। कमेंट ऑन द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ स्पीकर छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखना, थोड़ा सा सुनो। अगर आप अपने 18, 19, 20, 21 के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो है कि पर्टिकुलर इस 125 वर्ड्स में जब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और में, यहां पर और में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का जिसमें और होगा, दोनों में से कोई एक लिखनी होगी, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है, रेड किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ स्टेट को लेकर। और दूसरा क्वेश्चन इंडिया के पार्ट से, एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। दिस सेपरेशन ऑफ पावर मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जब अपना काम करें तो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। दिस सेपरेशन ऑफ पावर, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए 125 वर्ड्स में। अब 2020 का देख लो कि 2020 में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आपको एक चीज दिखाई देगी पर्टिकुलर सीजीपीएससी मेंस में, सीजीपीएससी मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 5 एंड पार्ट 6 से पूछे जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट 5 एंड पार्ट 6 से आ रहे हैं। यस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। ये जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे और पार्ट 5 में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और वहां पर डिफाइन करेंगे। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं हम, तो आर्टिकल में 2 लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सेकंड वन इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यस, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखोगे तो चले जाओ यूएस, इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जहां जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है, वो पूछ सकती है लेजिस्लेचर से कि आपने जो लॉ बनाया है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है, नहीं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की अगर हम बात करें, जो ब्रिटेन का भी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हमने जापान से उठाया, ये हमने आर्टिकल 21 में ऐड किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जुडिशरी के पास पावर नहीं होता है कि वो लेजिस्लेचर से क्वेश्चन करे। हम डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 21 पर आएंगे। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो इस टॉपिक पर आएंगे। हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस, वेरी गुड। जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं द कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये वर्ड बार बार घूमती हुई दिखाई देगी, द डोमिनियन स्टेटस। और उसी वर्ड को आपको पूछ लिया गया है पर्टिकुलर यहां पर 30 वर्ड्स में 2 मार्क्स में, सिंपल वे में, जिसे लिखना बड़ा आसान है। ये सब बोनस मार्क्स होते हैं। राइट द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यस, तो फेडरल, अगर जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर हम उसे डिवाइड करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो ऐसे कौन से फीचर हैं जो फेडरल के फीचर्स हैं और ऐसे कौन से फीचर जो यूनिटरी के फीचर्स हैं। तो फेडरल के फीचर्स की जब हम बात करेंगे, और उसी को यहां पर पूछा गया, राइट द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन 2 मार्क्स। बहुत आसान है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पर्टिकुलर फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। फिर 4 मार्क्स में पूछा गया द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, एंड थ्रो लाइट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम पार्ट 3 में आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे द केशवानंद भारती केस के थ्रू, कि केशवानंद भारती केस के थ्रू कैसे द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकाल कर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर को मैं सिंपल सा डिफाइन करूं तो ये रूम देख लो, ये किसी घर पे देख लो। अगर मैं घर में एक दीवार खड़ी करनी चाहूं तो बड़ी आसानी से खड़ा कर सकता हूं। इस घर में पेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं, इस रूम में पेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं। मैडम मैं बोलूं कि क्या ये जो घर है जिस कॉलम पर खड़ा हुआ है, मैं उसी कॉलम को तोड़ दूं तो ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं कॉलम को तोड़ूंगा तो पूरी घर गिर जाएगी। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही डिफाइन किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलना चाहते हो बदल लो। घर को पेंट करना है कर लो, दीवार खड़ी करनी है कर लो, पर अगर आप घर के कॉलम को तोड़ोगे तो पूरी घर गिर जाएगी। मतलब अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करोगे तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नीचे आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। फिर 8 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स में पर्टिकुलर 100 वर्ड्स में पूछा गया है डिस्क्राइब द पावर एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर। जब हम पार्ट 6 पढ़ेंगे द स्टेट, तो हम लिखेंगे कि द गवर्नर के पास कौन कौन से पावर हैं। अभी आप देख भी पा रहे हो गवर्नर के पावर्स, छत्तीसगढ़ में जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो गवर्नर के पावर्स वहां पर कभी ना कभी आ रहे होते हैं। ठीक है। फिर 10 मार्क्स 125 में पूछा गया है द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेम वही कि पार्ट 5 में जब हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, द इनडायरेक्ट ऑफ इलेक्शन, जिसके लिए अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसको कहा जाता है पर्टिकुलर, अगर यहां पर देखें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यस, जिसको बोला जाता है द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राइट। वो प्रोसीजर है किसी भी तरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन को करवाने के लिए। अगर आप राज्यसभा चले जाओ वहां पर भी सेम प्रक्रिया यूज होती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन देख लो वहां भी वही, और वाइस प्रेसिडेंट देख लो वहां भी वही। इज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम पार्ट 5 के साथ इसको देखते हैं। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द छत्तीसगढ़। बेसिकली पबैट का क्वेश्चन है, बट हम जब सीजीपीएससी जब हम स्टेट पढ़ते हैं तो हम इस सारी चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, तो वो पबैड और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से मिलकर चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर 2021 के क्वेश्चंस को देखोगे तो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंपीचमेंट, कि अगर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर बताएगी। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पर्टिकुलर आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटा सकते हो। बहुत टफ है, राइट। इसको 2 मार्क्स में पूछा गया है। टफ मीन द सेंस, मतलब यहां पर टफ आंसर नहीं है, टफ प्रोसीजर है जिससे प्रेसिडेंट को हटाना होता है, ताकि आसानी से उसे ना हटाया जा सके। डिस्क्राइब द 2 फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। अब जब पंचायती राज पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, तो उसको कनेक्ट करते हैं इंडियन पंचायती राज के साथ, क्योंकि शुरुआत तो इंडिया से ही होती है। इंडिया, फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज को डिस्कस करते हैं। और जब पंचायती राज को पढ़ते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा वेटेज सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं, तो पंचायती राज का एक बहुत बड़ा वेटेज है। और वहां पर हम पढ़ेंगे LM सिंघवी के पर्टिकुलर क्या फीचर्स हैं उनके रिपोर्ट्स के। फिर कैबिनेट मिशन प्लान को बात करेंगे। व्हाट इज कैबिनेट मिशन? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे, 24th of March 1946 the cabinet mission plan came to India. Write the characteristics of the presidential form of government. मैंने बताया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखते हैं तो वहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब होता है लाइक अ यूएस। अमेरिका चले जाओ, अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है सब वहां पर सरकार चलाने का, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? फिर 4 मार्क्स 60 वर्ड्स में पूछा गया द राइट टू लिबर्टी एंड प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट में हम डिस्कस करेंगे। फिर 74th अमेंडमेंट को लेकर पूछा गया द म्युनिसिपल सिस्टम। ये भी जब हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी पढ़ते हैं तो इसको पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर बोला जाता है डिस्क्राइब द प्राइमरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसे जुरिडिक्शंस जो कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट ही लेकर जा सकते हो। ऐसे कोई भी केसेस, जैसे मान लो स्टेट एंड सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो, स्टेट और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको सुनने का सबसे पहला हक होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना होता है उसके लिए, हाई कोर्ट नहीं। तो इसी को हम कहते हैं प्राइमरी जुरिडिक्शन। और इसका एक और वर्ड दिखाई देगा आपके बुक में, विच इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बोथ आर सेम। यस। फिर 100 वर्ड्स में दिखाई देगा रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यह हम पढ़ेंगे जब पार्ट 5 को देखेंगे। We examine the organization, powers and position of ग्राम सभा, सेम वही पंचायती राज। पंचायती राज के साथ इसको डिफाइन करेंगे जब पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज पढ़ेंगे। फिर 125 वर्ड देख लो, मैंने बोला 125 वर्ड में एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछा ही जा रहा है। इसको अच्छे से नोट कर लो। यहां से ये बोनस मार्क्स है कि आपको 10 मार्क्स पक्का है, छत्तीसगढ़ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन छत्तीसगढ़। नाम डेफिनेटली वो छत्तीसगढ़ लगा रहा है, पर इसको डिफाइन किस वे में करना है? द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट। पार्ट 6 में जब स्टेट पढ़ेंगे तो उसको रिलेट कर लो बस छत्तीसगढ़ के साथ, बन गया ये आंसर। बड़ा आसान, 10 मार्क्स बोनस मिल गया। और दूसरा क्वेश्चन और में पूछा जा रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्शन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत करते हैं तभी हम बात करते हैं व्हाट इज प्रीएम्बल, के फीचर्स की बात करते हैं। इन सारी चीजों को वहां पर देखिए, इंपॉर्टेंस देखते हैं कि प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है।
और वही पूछा है 125 वर्ड्स में, राइट? क्लियर हो पा रही है? तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रही है दी फ्रॉम द 2021 क्वेश्चन। अगर हम देखें, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द थ्रो लाइट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर पर प्रकाश डालिए, वो डिफाइन कर पूछ रहे हैं। अब देखिए, इसे अभी 10 मिनट या 15 मिनट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले आपको एक केस दिखाई दी होगी, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरी केस दिखाई देगी होगी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। थर्ड दिखाई दे रहा है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और लास्ट द केशवानंद भारती केस, जिसके थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकलकर बाहर आता है। फिर 42nd, देन मिनर्वा मिल्स। थोड़ा सा इसको सुन लो। इन 1951 इंडियन पार्लियामेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है, जिसके थ्रू आर्टिकल 31 में ए एंड बी ऐड करती है। बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट, सरकार लैंड रिफॉर्म्स लॉ लेकर आना चाहती है, और उसके लिए आर्टिकल 31 जो अब खत्म हो चुका है, द राइट टू प्रॉपर्टी, लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए आर्टिकल 31 में अमेंड करके ए और बी डालती है। इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और केस निकल कर आता है द शंकरी प्रसाद केस। और इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट इज अ पावर टू अमेंड एनीथिंग इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहां पर अगर आप बात करोगे तो दो वर्ड्स होती हैं। एक, अगर आप आर्टिकल 13 में क्लॉज 3 को देखोगे तो क्लॉज 3 में लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ लॉ, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 368 जो कि बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। मीनिंग ऑफ लॉ की जो डिफाइन करी है, ये है, अभी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये है एक ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब नॉर्मल सिंपल कानून, जिससे कंट्रीज चल रही हैं, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब कानून क्या है? ऑर्डिनरी लॉज। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव कर रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 368। तो शंकरी प्रसाद केस में कहा कि पर्टिकुलर अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस करती है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनती है, तो कोई इशू नहीं है, कर सकती है। फिर गोलकनाथ केस ने इनके ही जजमेंट को चेंज कर दिया और बोला नो, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, और थोड़ी चीजें बदल गई। पहले पुराने जो अमेंडमेंट हुए थे उसका क्या होता, तो उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो पीछे जाकर लागू नहीं होगा, वो आगे जाकर लागू होगा। बस अभी इतना समझ लो। फिर इस केस के जजमेंट को बदलने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 आता है ड्यूरिंग दी इंदिरा गांधी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ती हैं पार्लियामेंट के थ्रू, द आर्टिकल 13 क्लॉज 4, जो कि डिफाइन करता है कि 368 एंड आर्टिकल 13(3) बोथ आर डिफरेंट। और इसको फिर से जब चैलेंज किया जाता है तो केशवानंद भारती केस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। और जुडिशियल रिव्यू करते समय सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हम क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पर्टिकुलर जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया तो उस समय की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इस जजमेंट को भी बदलने की कोशिश की इन 1976, ऑलमोस्ट बदल दी थी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर कहा था उसको चेंज कर दिया था बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने। बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पर्टिकुलर के थ्रू जो इस पर चेंजेस किए गए थे उसे नल एंड वॉइड कर दिया गया थ्रू द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980। और ये पूरा ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही डिफाइन करता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर अब 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको उसको केस 1 भारतीय केस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो 100 और 125 वर्ड्स में पूछता है तो आपको केसेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर बाहर आई। तो मैं आज आपको आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हो। यस, तो यहां पर आज हम इतना ही बात करेंगे। आने वाले समय में और सब्जेक्ट पर भी बात करूंगा, सिलेबस पर, क्वेश्चन पेपर्स पर, और क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से आपको एनालाइज करना है उस पर। और ऐसे ही एक आध क्वेश्चन उठाकर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे आपको आंसर्स करने हैं। कुछ टफ वाले क्वेश्चंस उठाएंगे जिस पर बच्चों को डर लगता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।